तो सिद्धि ने स्कोर किया था 96.20%। यस, हम आपके लिए पूरा स्ट्रैटेजी लेके आए हैं कि सिद्धि कैसे पढ़ती थी वो खुद बताएगी। लेकिन आपका मार्क्स फिर कहाँ बाइफरकेट होगा, आप कैसे अलग दिखोगे सब में से? तो दे आर लैंग्वेजेस, क्योंकि अगर आप इसमें ही अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे ज़्यादा तो फिर रायटिंग स्किल्स में आपको कम टाइम मिळेगा. अँड देन घराचा दरवाजा उघडला तर घरात कोणीच नव्हते. आईने टेबलावर एक चिठ्ठी लिहून ठेवलेली की ती वाचत जाते आणि थोड्याच वेळात पडतेही. मी माझे दप्तर काढले आणि पलंगावर टाकले. Hi everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar and as you all know कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 9th एंड 10th को अलजेब्रा ज्योमेट्री। तो बहुत जल्द आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ टॉपर्स का जो इंटरव्यू होता है, यानी कि टॉपर्स कैसे प्रिपरेशन करते हैं अपने बोर्ड एग्जाम की। जो लास्ट के 10-15 डेज है या जो बोर्ड एग्जाम के जो मेन जो हमारे डेज होते हैं उसमें कैसे पढ़ना चाहिए, टॉपर की क्या थिंकिंग होती है, कैसे उन्होंने पूरे साल पढ़ा था, लास्ट में क्या करते हैं। तो आज वो सब हमको बताने वाली है हमारी जो टॉपर है 2025 बोर्ड एग्जाम की, दैट इज सिद्धि चौहान। तो हेलो सिद्धि, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ. ओके, सिद्धि थोड़ा कम बोलती है बट कोई बात नहीं, मैं उसको बोली हूँ कि पूरे वीडियो में बहुत बोलना है। बट पहले मैं बता देती हूँ कि पूरे वीडियो का जो फ्लो है वो कैसे चलेगा। नंबर 1, सिद्धि ने स्कोर किया था, ये उसका रिजल्ट है, हम इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये उसका रिजल्ट है। तो सिद्धि ने स्कोर किया था 96.20%। यस, बोर्ड एग्जाम 2025 में, और ये है उसके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा बात करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए पूरा स्ट्रैटेजी लेके आए हैं कि सिद्धि कैसे पढ़ती थी वो खुद बताएगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी पूरे वीडियो में, सिर्फ यही बोलने वाली है। तो इसका सुनो अच्छे से, ठीक है। पहले हम लोग लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सब उसने लिखा है, उसकी हैंडराइटिंग भी देख लो, और थोड़ा बहुत मैंने लिखा है, आपको तो मेरी हैंडराइटिंग पता ही होगी। ये सब सिद्धि ने लिखा है, आके मस्त बैठी थी यहाँ पे और पूरा लिखा है, आपके लिए प्रिपरेशन किया है। ये देखो, ये बुक लेके आई है वो, और इसमें पूरा उसने सब कुछ लिखा हुआ था कि क्या क्या मुझे बच्चों को बताना है। तो यस, ये सारे लैंग्वेजेस में कैसे आप पढ़ाई करोगे, क्या करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, कहाँ पे कितना वक्त देना है, वो सब भी बाजू में लिखा हुआ है। एंड देन वी विल गो फॉर मैथमेटिक्स एंड ऑब्वियसली अलजेब्रा ज्योमेट्री, एंड देन साइंस 1 एंड साइंस 2 में क्या प्रिपेयर करना है, कैसे करना है। एंड देन फाइनली एसएस, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलो पहले हम डिस्कस करते हैं थोड़ा रिजल्ट के बारे में। सिद्धि, तो तुमको कौन सा सब्जेक्ट बहुत ही हार्ड लगता तुम? बहुत ही हार्ड या फिर बहुत ही नहीं पसंद. चलो ठीक है, नहीं मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं पसंद था. ओके, थोड़ा बेस्ट ऑफ 5 में इंग्लिश ही गया है। हाँ, तो सिद्धि को 87 मिला है इंग्लिश में, लैंग्वेजेस की अगर बात की जाए तो 87 इंग्लिश में मिला है, एंड मराठी में मिला है 94। बच्चों को मराठी में थोड़ा अच्छे से गाइड कर लेना, क्योंकि पहला पेपर मराठी होता है, तो बच्चे थोड़ा सा डरे हुए रहते हैं। ठीक है, तो मराठी में सिद्धि ने कैसे प्रिपेयर किया था, क्या प्रिपेयर किया था वो बताएगी। देन हिंदी में स्कोर किया था 95, वेरी गुड, नाइस। ठीक है, तो लैंग्वेजेस के ये है हमारे मार्क्स। एंड देन मैथमेटिक्स में स्कोर किया था 95, पक्का हॉट्स में गया होगा, पक्का हॉट्स में गया होगा, है ना? ज्योमेट्री. हाँ, ज्योमेट्री के हॉट्स में गया होगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो 95 मिले हैं मैथमेटिक्स में। साइंस में बहुत अच्छा स्कोर किया है, ओ माय गॉड 98, फेवरेट है क्या? हाँ. साइंस फेवरेट है। और सोशल साइंस में 94, वेरी गुड, नाइस। तो मतलब 90s के रेंज में सारे मार्क्स है। बेस्ट ऑफ 5 में इंग्लिश निकल चुका है, आपका भी बेस्ट ऑफ 5 रूल इस साल भी है, तो डोंट वरी, जिसमें सबसे कम मार्क्स मिलता है ना वो हट जाता है और वो परसेंटेज से निकल जाता है। ठीक है, तो सिद्धि का टोटल हो रहा था 476 प्लस 5 मार्क्स किसके हैं सिद्धि, ये भी बता दो। और ये मुझे एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट के ग्रेस मार्क्स मिले हैं. जो ड्राइंग के एग्जाम्स होते हैं, ग्रेड एग्जाम्स होते हैं, उसका मुझे 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिला है. ओके, वेरी गुड, और ऐसे बन गया हमारे सिद्धि का परसेंटेज 96.20, वेरी गुड, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, तो सब लोग सिद्धि को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करो नीचे, एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अभी सिर्फ सिद्धि बोलेगी, सबसे पहले गाइड करेगी सिद्धि लैंग्वेजेस के बारे में, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब बता देगी। ठीक है, तो सिद्धि ये रहा माइक एंड यू कैन स्टार्ट द वीडियो। ओके, आराम से रहो, इसका शॉर्ट करना है, इसको ऐसे कर, लगा दो मुझे. ऐसे सीखो ऐसे। अच्छा. हाँ. हाँ, क्या पता कल को यूट्यूबर बन गई तो तू।
वो कुछ नहीं, वो ऐसे रहेगा ना उसका लेक्चर हम्म। थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा। ठीक है, मैं चालू कर डिपेंड। दूं? हाँ। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले ये बोल के चालू करने वाली हूँ कि अगर आप अभी भी आपको लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है, कि अभी भी बहुत पढ़ाई बाकी है, हम कैसे क्रैक करेंगे हमारा एसएससी बोर्ड्स, तो प्लीज डोंट वरी, डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना। मैं भी आप में से एक थी कि मैंने भी जनवरी फेब में एकदम कंटिन्यूअस पढ़ाई चालू किया था। बिकॉज़ मुझे हॉबीज़ का बहुत शौक है, मुझे डांस का बहुत शौक है, सिंगिंग का बहुत शौक है, मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है। मैंने अभी मेरा करियर भी आर्किटेक्चर में चूज़ किया है। आई एम नॉट डूइंग इंजीनियरिंग एंड मेडिकल्स। सो मुझे ये सब बहुत पसंद थे, तो मैं अपने स्कूल टाइम से ही स्कूल में रिहर्सल्स के लिए जाती थी, क्लासेस के लिए जाती थी, फिर शाम को रिहर्सल्स, फिर रात में मैं अपनी स्टडीज़ करती थी। लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता है, तो मैंने अपना एकदम कंटिन्यू पढ़ाई, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना आपका एसएससी ऐसे ही नहीं होने वाला। जो हो गए हैं स्टूडेंट्स, जिनका हो गया है, वो बोलते हैं कि हो जाएगा, इतना टेंशन नहीं लेना है। हो जाता है, लेकिन आप जब पढ़ाई नहीं करोगे, आप उतना डिटरमाइन नहीं बनोगे, तो आपका नहीं होगा। तो फिर मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बस रियलिटी बता रही हूँ कि अपना हॉबीज़ मत छोड़ो। मैंने भी नहीं छोड़ा, और लेकिन अभी जो पीक टाइम है, अभी आपका एसएससी बोर्ड्स आएगा, तो अभी आपको कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी होगी। हॉबीज़ तो होती ही रहेंगी, एसएससी बोर्ड्स के बाद भी आपको करना ही है, लेकिन अभी जो पीक टाइम है, आपको अपना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी अपने स्टडीज़ को देना है। सो दिस इज़ द थिंग। और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, मैंने अपना एंटायर स्ट्रैटेजी 3 पीस पे मेरा एंटायर स्ट्रैटेजी डिपेंडेंट था। फर्स्ट प्लानिंग, देन प्रिपरेशन एंड देन प्रेजेंटेशन। प्लानिंग, आप जब तक सोचोगे नहीं, आप जब तक अपने आप को फॉर्म नहीं करोगे, जब तक वो रियलाइजेशन नहीं होगा कि हमको करना है, हमको इतना इतना एम है, हमारा इतना गोल है, हमको इतना लाना है, तब तक आपका नहीं होगा। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल सोचिए कि हमको क्या-क्या करना है। इस अभी जो डेज़ बचे हैं, उसमें आपको क्या-क्या करना है, तो वो सब प्लान कर लेना। और फिर बाद में आता है प्रिपरेशन। अब आपको इस प्लान को एक्शंस में कन्वर्ट करना है, आपको प्रिपरेशन चालू करनी है। अगर आप अभी तक नहीं चालू किए, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चालू कर दो। बोर्ड्स एग्ज़ाम आर नॉट दैट ईज़ी। वो डिफ़िकल्ट नहीं होते, ऑफ कोर्स आप इतने स्कोर कर सकते हो, रादर इससे ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हो। तो वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इसीलिए बोलते हैं। मैंने लाइन चूज़ कर ली। अभी आता है प्रेज़ेंटेशन। प्रेज़ेंटेशन आपको अभी इतना आपने एफ़र्ट्स ले लिया, आपने हार्ड वर्क कर लिया, लेकिन अभी आपको अपने एफ़र्ट्स को, अपने डेडिकेशन को शोकेस करना है। उस एग्ज़ामिनर को दिखाना है कि तुमने साल भर कितनी पढ़ाई की है, तो प्रेज़ेंटेशन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। और वो तभी होगा जब आप ज़्यादा-ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा पेपर सॉल्व करोगे, आपको वो एक आइडिया आ जाएगा, आपको आदत बन जाएगी, तो यू विल आप यूज्ड टू हो जाओगे वहाँ पे पेपर लिखने के लिए। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, हम लोग चालू करते हैं इससे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंग्वेजेस। मैंने टाइम स्लॉट भी लिखा है, बिकॉज़ लैंग्वेजेस अब आजकल की जनरेशन इज़ लाइक, वो थियरी उनको बहुत जल्दी याद हो जाती है। देयर ब्रेन्स आर वेरी शार्प, मेमोरी उनकी बहुत, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है अब आजकल के बच्चों में। लेकिन आपका मार्क्स फिर कहाँ बाइफरकेट होगा? आप कैसे अलग दिखोगे सब में से? तो दे आर लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस आपके बूस्टर्स है, आपके मार्क्स के बूस्टर्स है, तो प्लीज़ उसको अवॉइड मत कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। मराठी, हिंदी, इंग्लिश 3 लैंग्वेज होते हैं, संस्कृत भी होता है, मैंने संस्कृत नहीं लिया था, मैंने हिंदी लिया था। सो टाइम स्लॉट्स है, सीन पैसेजेस होते हैं, सीन 2 सीन पैसेजेस होते हैं। आई विल टॉक अबाउट मराठी, बिकॉज़ मैं ज़्यादा मराठी पर फोकस कर रही हूँ, क्योंकि वो फर्स्ट लैंग्वेज होता है और बच्चे बहुत टेंस होते हैं, बहुत एंग्ज़ियस होते हैं। इवन मैं भी थी, मैंने फर्स्ट पेपर राइट? या हाँ, हाँ। फर्स्ट पेपर फर्स्ट मराठी। लैंग्वेज तुम लोग का मराठी होता है कि इंग्लिश? नहीं, नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी फर्स्ट लैंग्वेज थोड़ी-सी। समझ गया। तो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होता है, लेकिन फर्स्ट पेपर मराठी होता है। फर्स्ट पेपर मराठी होता है। टेंशन में थोड़ा निकल जाता है। कोई नहीं, चलेगा।
तो मैं ज़्यादा मराठी के बारे में बात करूँगी क्योंकि बच्चे बहुत टेंस होते हैं, एंग्शियस होते हैं। मैंने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब अगर लैंग्वेजेस के एफर्ट्स के लिए देखेंगे, स्टडीज़ के लिए देखेंगे, तो मराठी में मैंने बहुत अपना टाइम इन्वेस्ट किया था क्योंकि आई एम गुड इन मराठी, तो मैंने ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे। तो सीन पैसेजेस में होते हैं 2 सीन पैसेजेस होते हैं। उसमें होता है सीन पैसेजेस को दोनों सीन पैसेजेस 1 घंटे में कंप्लीट करना है। ये रहेगा आपका टाइम स्लॉट ताकि आपका टाइम बचे आगे या फिर टाइम पे पेपर कंप्लीट हो। इसमें भी अगर आपको बाइफरकेशन चाहिए 2 सीन पैसेजेस होते हैं। एक सीन पैसेज 20 मिनट्स, दूसरा सीन पैसेज 20 मिनट्स एंड थर्ड अनसीन पैसेज 20 मिनट्स। ये 3 पैसेजेस आपके 1 घंटे में कंप्लीट होने चाहिए। तब जाके आपका पेपर आपको टाइम मिलेगा आगे राइटिंग स्किल्स में सोचने के लिए। तो ये अगर आप सिंगल सिंगल पैसेजेस के बारे में बात करेंगे तो 3 क्वेश्चंस होते हैं। एक पैसेज में 3 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट आकृति बेस्ड होता है, सेकंड ऑब्जेक्टिव जैसे पैसेज में से ढूंढना है, आकृति भी पैसेज में से ही ढूंढना होता है आपको, एंड देन थर्ड पर्सनल रिस्पॉन्स। सो आपको वो आकृति बेस्ड क्वेश्चन 5 मिनट्स में कंप्लीट करना है। देन द ऑब्जेक्टिव जो आपको 1 वर्ड रहता है, 1 सेंटेंस रहता है, वो आपको 5 मिनट्स में कंप्लीट करना है एंड पर्सनल रिस्पॉन्स 10 मिनट्स। 20 मिनट्स के आगे आपका ये टाइम नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर आप इसमें ही अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे ज्यादा तो फिर राइटिंग स्किल्स में आपको कम टाइम मिलेगा एंड देन आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क का थोड़ा कम हो जाएगा। आप उतना जितना लिख सकते हो, जितना आप में पोटेंशियल है थिंक करने का, उतना आप में नहीं होगा क्योंकि उस टाइम पे बोलते हैं ना, घर पे बैठ के आप जो सॉल्व करते हो पेपर या फिर आंसर्स लिखते हो, आप अपने फेवरेबल एनवायरनमेंट में होते हो, तब आपको कोई टेंशन नहीं है कौन देख रहा है, टाइम पे कंप्लीट करना है, तो आप अच्छे से आराम आराम से लिख सकते हो। लेकिन उधर सराउंडिंग एनवायरनमेंट थोड़ा टेंस्ड होता है, आप भी एंग्शियस होते हो, तो फिर उसमें थोड़ी भाई गड़बड़ में हैंडराइटिंग प्रेजेंटेशन सब हो जाता है। तो फिर इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस के लिए, और फर्स्ट पेपर है तो आपको कंप्लीट करना ही है, वरना आप फिर ये पेपर छूट जाएगा, आगे के पेपर्स के लिए मोटिवेट हो जाओगी। ये हुआ ये हर सीन और अनसीन पैसेज के लिए सेम रहेगा। इतने में 20 मिनट्स में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन आता है आपका पोयम। ये 15 मिनट्स, ये सेम 15 मिनट्स, 15 मिनट्स, 15 मिनट्स, ये चारों मिला के 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब पोयम, अब ये सब अ, कब होगा, कब टाइम पे कंप्लीट होगा, जब आप टेक्स्ट बुक पे ध्यान दोगे। टेक्स्ट बुक इज द बोलते हैं ना की टू योर एसएससी रिजल्ट्स, एकदम सुपर इम्पोर्टेंट स्टफ है वो, उसको बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड मत करना। उसके दो ये है कि उससे आपका टाइम बच सकता है, और अब अगर आपका टाइम बचेगा तो आप अपना टाइम क्वालिटेटिव आंसर्स लिखने में इन्वेस्ट कर सकते हो, ज्यादा अच्छे से सोच सकते हो, आराम से सोच सकते हो, अच्छे अच्छे आंसर्स लिख सकते हो। और एग्जामिनर को तो वही चाहिए कि आप कितना दूसरों से अलग लिख रहे हो। फिर ये हुआ पोयम। पोयम भी आपको रीड करना है, टेक्स्ट बुक रीड करना है। जितना टेक्स्ट बुक रीड करोगे उतना आपको आपका बोलते हैं ना वो थॉट प्रोसेस क्लियर होते जाएगा, आपको नए नए वर्ड्स का आइडिया रहेगा, आप वो वर्ड्स यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में। उतना ही आपका मार्क्स मार्क्स सेफर साइड पे रहोगे कि हाँ, एग्जामिनर को भी एक आइडिया आएगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है, उसको अच्छा खासा नॉलेज है, he has taken efforts, she has taken efforts to do for that subject। तो पोयम आपका 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। पोयम में पर्सनल रिस्पॉन्सेस आते हैं। आपकी टीचर जब सिखा रही है तब आप साइड बाय साइड भावार्थ लिखा करो, उससे आपका तभी, क्योंकि जब फ्रेश सिखाते हैं तब आपका माइंड पूरे टाइम उस पे ही फोकस्ड रहता है, तो आपको वो जो मिस नए वर्ड्स यूज कर रही है वो आप यूज कर सकते हो।
तो इसमें और एक ही आंसर मतलब अगर वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मिस होमवर्क देते हैं या फिर आप भी जब प्रैक्टिस करते हो, नोट्स लिखते हो, वही आंसर अपने दिमाग में रखा करो, क्योंकि फिर बाद में आप अगर इधर नया सोचने जाओगे तो फिर बहुत टाइम चला जाएगा। तो फिर वही है कि टेक्स्ट बुक रीड करो और उसके वर्ड्स यूज करो, कोट्स यूज करो, राइमिंग लाइंस यूज कर सकते हो, उससे आपका आंसर और क्रिएटिव बनेगा और यूनिक बनेगा। देन इट कम्स टू अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन आपको पता है कि यही इतने इतने पोएम्स है, यही पोएम्स आने वाले, कोई अलग पोएम तो नहीं आने वाली है। पहले से जब अप्रिसिएशन लर्न कर रहे हो, तो अगर आप लर्न भी कर रहे हो तो सेम अप्रिसिएशन फॉर एंटायर एग्जाम्स आपने पढ़ा होगा, तो आपको कुछ अलग सोचने की जरूरत नहीं है। और फॉर्मेट आपका सेम रखो कि हाँ ये लाइंस लिखूंगा, ये लाइंस लिखूंगी, तो कैसे आपका एग्जाम के टाइम माइंड क्लियर रहेगा कि हमको ये लिखना है, जल्दी पेपर हो जाएगा, फास्ट लिखोगे, हैंडराइटिंग अच्छी रहेगी। दैट्स ऑल। अप्रिसिएशन हो गया 15 मिनट्स, 15 मिनट्स आर इनफ फॉर इट। स्थूल वाचन, स्थूल वाचन तो आपको पैसेज नहीं आता स्थूल वाचन में, तो आपको लर्न करना पड़ेगा। लेकिन स्थूल वाचन इज लाइक वो चैप्टर जो होता है ना, अगर आप वो चैप्टर को रीड करोगे तो फिर अगर क्वेश्चंस देखोगे, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस, तो वही बस 3-4 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उसके आंसर्स में सेम सेम लाइंस रहते हैं, सेम सेम लाइंस रहते हैं, बस क्वेश्चंस ट्विस्टेड रहते हैं। और एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस ट्विस्टेड आ जाए तो बिल्कुल घबराना मत, वो आप सेम जो टेक्स्ट बुक का कंटेंट है, टेक्स्ट बुक के पैराग्राफ्स में से ही आंसर लिखोगे, चलेगा, नो वरीज। देन स्थूल वाचन सेम 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ग्रामर, ग्रामर आप ग्रामर के लिए भी 15 मिनट्स आर मोर देन एनफ। ग्रामर आप पीवाईक्यूज कर सकते हो, प्रैक्टिस बुक्स कर सकते हो, रेफरेंस बुक के पीछे भी बहुत सारा ग्रामर आता है। नवनीत का आई गेस छोटा सा एक बुक आता है जिसमें राइटिंग स्किल्स, ग्रामर्स, वो सब ग्रामर होता है, वो आप कर सकते हो। हमने नवनीत रेफर किया था। हाँ, मैंने नवनीत का राइटिंग स्किल और वो सब किया था, ग्रामर। ओके। फिर राइटिंग स्किल्स के लिए 1 घंटा कम से कम तो बचाना ही है। अगर ज्यादा रह रहा है, आप इधर टाइम मैनेज कर पा रहे हो, इधर आपका टाइम बच रहा है, तो वेल एंड गुड, आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, ज्यादा अच्छे से सोच पाओगे। लेटर के लिए 10 मिनट्स, मैं यहाँ साइड आ जाऊँ? हाँ। लेटर के लिए 10 मिनट्स इनफ है। लेटर में 2 लेटर्स आते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सो आई विल प्रेफर कि आप फॉर्मल लेटर ही लिखो, क्योंकि उसमें फॉर्मेट के वो सब मार्क्स मिलते हैं। लेटर में भी मराठी के लेटर में, फॉर्मल लेटर में भी 3 टाइप्स है, मागणी, तकरार और विनंती। अब फॉर एग्जाम्पल मैं मागणी पत्र का बताऊं, तो मागणी पत्र इज वेरी सिंपल। मागणी पत्र आ गया तो खुशी मनाओ कि मागणी पत्र आ गया। उसका फॉर्मेट इज वेरी सिंपल, आप एड्रेस लिखो, सब्जेक्ट लिखो। आई यूज टू इम्प्लीमेंट दिस, हाँ, ये वाला फॉर्मेट, एड्रेस लिखो, सब्जेक्ट पेज लिखो। चाहिए, पेज चाहिए। हाँ ये हाँ। तो यहाँ पे आएगा आपका एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे माननीय मुख्याध्यापक जो भी है जिसको आप लिख रहे हो, फिर यहाँ से आपका लेटर चालू होगा। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ इज योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड करके जाओ कि अगर मांगनी पत्र आया, तकरार पत्र आया या जो भी आया, अपने दिमाग में फॉर्मेट फिक्स्ड रखो। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखोगे क्या, मतलब लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये हूँ, मुझे हमारे घर पे ये फंक्शन है, हमारे बिल्डिंग में ये फंक्शन है, तो हमें इन मटेरियल्स की जरूरत है, तो मैं नीचे कुछ मटेरियल्स के नाम दे रही हूँ, लिस्ट दे रही हूँ, वो प्लीज हमारे पते पे पहुंचा दीजिए। हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ, 3-4 लाइंस में हो जाएगा। फिर सेकेंड पैराग्राफ में आता है लिस्ट, वेरी इजी। हो गया सेकेंड पैराग्राफ आपका। यहाँ पे आएगा वो लिस्ट जो आपको मटेरियल्स चाहिए, यहाँ पे क्वांटिटी हो गया। और फिर थर्ड लास्ट पैराग्राफ में आएगा कि ऊपर दी गई चीजें प्लीज जल्दी, मैं थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज नहीं यूज कर रही हूँ, अच्छे से लिखना। मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ कि
मैंने ऊपर लिस्ट दी है वो प्लीज जल्द से जल्द पहुंचा दीजिए। और हम आपके पुराने ग्राहक हैं तो प्लीज हमें थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे दीजिए। ऐसा थोड़ा अट्रैक्टिव लिखोगे तो एग्जामिनर को कुछ अलग दिखाई देगा। अ, हमें थोड़ा डिस्काउंट दीजिए, मटेरियल्स के साथ बिल भेज दीजिए, आपके बैंक खाते में पैसे भर दिए जाएंगे। और फिर लास्ट में एक हम्बल लाइन लिखना है। मराठी में बोलती हूँ, तसदीबद्दल क्षमस्व, सहकार्याबद्दल धन्यवाद। इतना लिखोगे एग्जामिनर खुश हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी मार्क और फिर आपका एड्रेस। हो गया मिस, हो गया। श्रीलेखा मिस ने पढ़ाया ना, हाँ तो मैं मराठी। बोल रही थी ना, मैंने मतलब बोला है बच्चों को कि जो मराठी के लिए एक टीचर आने वाली है इस चैनल पे, जो आपको पूरा अच्छे से गाइडेंस देगी, क्योंकि उन्होंने ही पढ़ाया है सिद्धि को। और इसके पहले जो 2024 में जो टॉपर थी, जिसका मैंने इंटरव्यू लिया था इस चैनल पे, अदिति, उसको भी उस मैम ने ही पढ़ाया है। तो वो जल्द आने वाले हैं, उनका इंटरव्यू वाला वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड होगा, ठीक है? तो डोंट वरी, मराठी एंड संस्कृत पढ़ाते हैं वो, तो वो दोनों का वीडियो अपलोड होगा। ओके, कंटिन्यू। सो अभी ये हुआ लेटर। लेटर 10 मिनट्स में ऐसे आप फॉर्मेट बना के रखो। दिस इज व्हाट कॉल्ड प्लानिंग। मैंने पहले ही बोल दिया 3 पीस प्लानिंग। प्लानिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो प्लान करोगे तो फिर तुम्हारा टाइम बच जाएगा। ये हुआ। और फिर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट वाज माय फेवरेट पार्ट। मुझे एडवर्टीजमेंट लिखना बहुत पसंद था। मिस थोड़ा सा पेज चाहिए। मैं आपको एक बेसिक, मैंने जो किया था फॉर्मेट रेडी, वो मैं बताती हूँ, आप अपना भी कर सकते हो। हो गया मिस? हाँ, एडवर्टीजमेंट को आप जितना अट्रैक्टिव, जितना इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा ऐसा मतलब कि हाँ सच्ची में एकदम मस्त लग रहा है एडवर्टीजमेंट, ऐसा लगना चाहिए। सो यहाँ पे आएगा आपका वो एक मस्त कैची टैगलाइन। टैगलाइन या फिर आप बोल सकते हो, होता है ना, ऑफर ऑफर ऑफर, या फिर सुवर्ण संधि सुवर्ण संधि सुवर्ण संधि। अगर हेल्थ के बारे में आप बोल रहे हो तो वहां पे या मतलब जैसे पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ एडवर्टीजमेंट हो, या फिर प्लास्टिक बैग से रिलेटेड कुछ एडवर्टीजमेंट हो, तो फिर आप लिख सकते हो आरोग्यम धन संपदा। ऐसे आप कोड्स भी यूज कर सकते हो संस्कृत के, वो भी अच्छे लगते हैं। फिर आता है आपका प्रोडक्ट का नाम, फिर ओनर का नाम, अगर कोई कंपनी का, वो प्रोडक्ट की कंपनी का ओनर है तो वहां पे। और यहाँ पे आता है एक टैगलाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉरियल। लॉरियल का टैगलाइन है बिकॉज यू वर्थ इट। सुनने में कितना कैची और इंटरेस्टिंग लगता है, ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। वैसे ही आप कोई, अगर आपके पास कोई कैची टैगलाइन नहीं है तो आप यू कैन यूज राइमिंग लाइंस, वो भी बहुत अच्छा है। फिर आता है यहाँ पे छोटा सा बादल। यहाँ पे आप अपने स्पेशलिटीज लिख सकते हो, आपके प्रोडक्ट की स्पेशलिटी, आपका प्रोडक्ट क्यों दूसरों से अलग है, ये आप इसमें लिख सकते हो। फिर ये एम्प्टी स्पेस में आप कुछ ड्रॉ या फिर आपके प्रोडक्ट का ड्राइंग, ऐसा एम्प्टी स्पेस फिल कर सकते हो। फिर यहाँ पे डिस्काउंट टाइम हो गया इतना। इसमें 5 मिनट भी नहीं लगता है अगर आपका ये फॉर्मेट फिक्स्ड हो। यहाँ पे आएगा आपका डिटेल्स। डिटेल्स कि फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, एड्रेस, वो सब। इसमें 5 मिनट भी नहीं लगेगा आपको अगर आपका ये फॉर्मेट रेडी हो गया। आपका टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे ही, प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड देन प्रेजेंटेशन। यहाँ पे मिस, यहाँ पर। हाँ, यस। तो अभी क्या हो गया? एडवर्टीजमेंट। फिर फिर बातमी, वो भी फॉर्मेट वाइज लिखना है। अब एडवर्टीजमेंट, बातमी और कथा में आता है ऑप्शन, तो आप कोई दो यूज कर सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि आप एडवर्टीजमेंट और बातमी लिखो, क्योंकि इसमें फॉर्मेट्स होता है तो आपको फॉर्मेट्स का मार्क्स मिलेगा। एडवर्टीजमेंट तो आप अपना एडवर्टीजमेंट में क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, तो फिर एडवर्टीजमेंट आई वुड प्रेफर कि आप लिखो ही। और बातमी में फॉर्मेट होता है इसलिए बातमी।
कथा कथा में आप मतलब लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें फॉर्मेट ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता और आपको थोड़ा लंबा चौड़ा लेंदी लिखना पड़ेगा। फिर अगर कोई अलग ही कथा आ गया अब जो आपको पता ही नहीं है, लाइन्स आता है कथा का और मतलब एम्प्टी स्पेसेस होता है वो आपको फिल करना है, या फिर बिगिनिंग दे देंगे या फिर एंडिंग दे देंगे और आपको अगर उस टाइम पे कुछ सूझा ही नहीं तो इसलिए आई वुड प्रेफर कि बातमी। लेकिन बातमी में भी कभी कभी ऐसे अलग ही डेट्स आ जाते हैं, अलग ही ये आ जाता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। तो निबंध निबंध के लिए 30 मिनट्स इफ यू विल सेव तो आप एकदम अच्छा निबंध लिख सकते हो। निबंध यू शुड राइट टू टू पेजेस का निबंध लिखना चाहिए आपको। देन हाँ, निबंध में आता है 3 ऑप्शंस, लेकिन उसमें भी ऑटोबायोग्राफी लिखोगे तो आपके पास बहुत ऑप्शंस होंगे, आपके पास बहुत आइडियाज आएंगे उसके लिए। और मैं आपको अगर एग्जांपल देना है ऑटोबायोग्राफी का तो लाइक बोल सकते हैं हाँ, निबंध स्टार्ट करोगे तो अच्छा खासा बैकग्राउंड दो उसका। ऐसे ही स्टार्ट मत करो कि मैं ये बोल रहा हूँ ये बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑटोबायोग्राफी। ऐसे ही मत बोलो कि मैं ये बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। अच्छा उसको एक बैकग्राउंड दो। जैसे की आप स्टार्ट कर सकते हो, मी नुकतीच शाळेतून सुटलेली, घराकडे वळलीच होती, घराचा दरवाजा उघडला तर घरात कोणीच नव्हते, आईने टेबलावर एक चिठ्ठी लिहून ठेवलेली की ती वाचल्याच जाते आणि थोड्याच वेळात पडतेलही. मी माझे दप्तर काढले आणि पलंगावर टाकले. पलंगावर बसताच मला एक आवाज आला, "अगं, हळू जरा, मला लागलं असतं." तर मी घाबरले, दचकले आणि इथे-तिथे पाहू लागले, पण मला कोणीच दिसले नाही. आवाज परत उठला आणि म्हणाला, "अगं, इथे-तिथे काय बघतेस? मी तुझ्या पुस्तकांचे घर. मला विसरलीस तर बाहेर उभे करतील मास्तर. माझ्या विना अपूर्ण तुझी शाळा." कसं नाही ओळखलंस मला? मैंने अभी प्रिपेयर किया तो थोड़ा ये कर ये तो तो ये इसमें ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होता? स्पेलिंग मिस्टेक के लिए नहीं, क्या करते हो तुम? स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए प्रैक्टिस करना है बस। और टेक्स्ट बुक जितना रीड करोगे, बुक्स रीड करो। स्पेलिंग ऐसे लिख-लिख के प्रैक्टिस नहीं किया स्पेलिंग मिस्टेक? हाँ, हाँ, एक पेज रहता था, हाँ। मराठी हिंदी में बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होता है। वही काना मात्रा का वो वो ऐसे ही हाँ, फूल पेपर में इसीलिए सर्कल दिखता है। इसीलिए क्योंकि टेक्स्ट बुक रीड करो, टेक्स्ट बुक रीड करने से आपको वो वर्ड्स दिखेंगे, वही वर्ड्स आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका एग्जाम के टाइम आप कोई नए वर्ड के लिए सोचने नहीं जाओगे और नया वर्ड सोचोगे फिर काना मात्रा का मिस्टेक हो जाएगा, फिर उधर ही आधा मार्क्स चला गया, तो फिर प्रेजेंटेशन वो सब बाद में। तो फिर यही ऐसे ही आप रिडल्स डाल सकते हो कि क्वेश्चन कर सकते हो कि मैं कौन हूँ, ऐसे ही आपका पेपर अट्रैक्टिव लगेगा। अब ह्यूमन नेचर उसको जो अट्रैक्टिव लगेगा उसके लिए उसका क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है, तो वो एग्जामिनर भी अगर आपका वो रिडल पढ़ेगा, कोट्स पढ़ेगा तो वो आपका पेपर अच्छे से पढ़ने जाएगा। और फिर अगर आपके पेपर में क्रिएटिव कंटेंट होगा तो फिर यू कैन स्कोर निबंध में आउट ऑफ मार्क्स ऑल्सो। यस। तो ये हुआ 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में आप बहुत कुछ लिख सकते हो। अभी ये हुआ फर्स्ट पैराग्राफ आप बैकग्राउंड लिख दिए, फिर सेकंड पैराग्राफ में छोटा सा पोएम या फिर रिडल जैसा मैंने बोला वैसे लिख सकते हो। फिर आप चालू कर रहे हो, अभी ये स्टार्ट हो गया कि वो दफ्तर बोलना चालू हो गया। अरे हाँ, मैंने तो आन्सर ही नाही बोला. ओळखलंस अजूनही ओळखलं नाहीस मला. अगं मी दफ्तर. ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो उसका निबंध कि उसने पहले रिडल बोला, फिर उसने बोला कि अरे मैं ही हूँ. और फिर बाद में उसने चालू किया कि उसके साथ अगर वो फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिख सकते हो कि वो उसके ओनर के बारे में क्या सोचता है, ऐसा-ऐसा, वो हैप्पी है या नहीं, सैड है या नहीं. फिर बाद में आप लिख सकते हो उसके पास्ट में क्या हुआ, वो किधर बना था। फिर बाद में आप लिख सकते हो प्रेजेंट में क्या कर रहा है, प्रेजेंट में उसकी सिचुएशन कैसी है। फिर अगर वो हैप्पी है तो उसका फ्यूचर क्या है, सैड है तो उसका फ्यूचर क्या है। फिर वो अगर वो सैड है तो फिर उसके मन में ऐसा खंत है कि मेरा क्या होगा, मैं डिस्ट्रॉय तो नहीं हो जाऊंगा, मैं खत्म तो नहीं हो जाऊंगा। तो फिर लास्ट पैराग्राफ में अच्छे से कंक्लूड कर सकते हो
कि वो अपने ओनर को क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्वेश्चंस के साथ कंक्लूड कर सकते हो और उसको बोल सकते हो कि मुझे रिसाइकल करो या ऐसा-ऐसा। आप बहुत कुछ ऐसे निबंध में अगर फॉर्मेट वाइज जाओगे तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो। फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वरना बच्चे एक-एक सेंटेंस सोचते बैठते हैं, फिर उनका टाइम वहाँ पे ही चला जाता है। तो इसीलिए प्लान करो, उसका प्रिपरेशन करो और फिर प्रेज़ेंट करो। ओके, 3 पीस वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट स्टफ। और एक और 4 पी है, बताओ क्या? 4P। परमार। अरे हाँ, वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलो ये अभी इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे। लैंग्वेजेस के। लैंग्वेजेस के। टेक्स्ट बुक रीड करो, उससे आपका टाइम बचेगा। आप वो बचा हुआ टाइम, जैसे आप सीन पैसेजेस में मैंने बोला, अब आप सोचोगे 20 मिनट्स में कैसे हम कर लेंगे सीन पैसेज, हमको पढ़ना भी है, हमको लिखना भी है। तो वही अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करके जाओगे तो आपको वहां पे टाइम बच जाएगा। आप वहां पे पैसेज रीड करते नहीं बैठोगे, आप क्वेश्चन पढ़ोगे, हाँ फिर आपको क्लिक होगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, इसका आंसर ये है। तो आप सोच रहे हो कि लैंग्वेजेस के पेपर में हम लोग ऐसे चल जाएंगे, पैसेज देख के लिख देंगे, तो वैसे आपको नहीं होगा। इसलिए टेक्स्ट बुक रीडिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सीन पैसेजेस में आपको हेल्प होगी, पोएम में हेल्प होगी, अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखने में हेल्प होगी। एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ इसके पास उतना नॉलेज है। फिर उससे टाइम बचा के आप क्या करोगे? तो टाइम बचा के आप क्वालिटेटिव आंसर्स लिख सकते हो। अब पर्सनल रिस्पॉन्स, अगर आप 3/4 पेज का पर्सनल रिस्पॉन्स लिखोगे तो अपने आउट ऑफ के मतलब आउट ऑफ 3 के पास जा रहे हो। अगर आप छोटा लिखोगे तो द एग्जामिनर विल थिंक कि हाँ इसको है नॉलेज, लेकिन उतना बोलते हैं ना, आप अपना पेपर प्रेजेंटेटिव नहीं रख पाओगे। तो फिर इसमें भी पर्सनल रिस्पॉन्स में भी 3 पैराग्राफ्स में आंसर लिखिए। आई वुड प्रेफर 3 पैराग्राफ्स में आंसर लिखिए। फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से आया है, फिर वो चैप्टर का राइटर कौन है, फिर वो चैप्टर में एक छोटा सा वो दे दीजिए कि इस चैप्टर में है क्या। वो हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ, उसमें 3-4 लाइन्स चले गए। फिर आपका आता है सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में आपको अपना आंसर एक्सप्लेन करना है। वो क्वेश्चन से रिलेटेबल होना चाहिए। आप कुछ भी लिख दोगे, कोट्स डाल दिए, राइमिंग लाइंस डाल दिए, लेकिन उसका कुछ यूज ही नहीं है आंसर में, तो आपके मार्क्स और डिडक्ट हो जाएंगे। तो फिर क्वेश्चन को समझिए, आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। वो हुआ। फिर पर्सनल रिस्पॉन्स का जो मैंने बोला, कोट्स एंड राइमिंग लाइंस लिखने हैं। फिर पीवाईक्यूज। अब ये तो हुआ कि मैंने आपको बता दिया ऐसा ऐसा करिए, लेकिन बस बताने से कुछ नहीं होगा। आपको पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस पेपर्स बहुत कुछ सॉल्व करना है, बहुत कुछ प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट होगा। पेपर टाइम पे बच्चे सोचते हैं कि लैंग्वेज का पेपर है, हमको 3 घंटे में कैसे भी करके कंप्लीट कर देना है, हम आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। बस पेपर कंप्लीट होने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपका कंटेंट क्रिएटिव यूनिक नहीं है, आपको कुछ अलग मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस सारे इयर्स के पीवाईक्यूज किए थे? मैंने 5 इयर्स के पीवाईक्यूज किए थे, 2020 से लेके ओके। मतलब 18 और 19 के भी कर सकते हो। मैंने कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के किए थे, लेकिन क्या क्या है, 18 और 19 का सिलेबस थोड़ा चेंज्ड है। पर पैटर्न हाँ भी अलग है। हाँ 20 चलेगा। हाँ 20 से आप कर सकते हो। तो फिर और ग्रामर आप प्रैक्टिस बुक्स आते हैं, बहुत रेफरेंस बुक्स आते हैं, उससे कर सकते हो। पीवाईक्यू से कर सकते हो। टेक्स्ट बुक के पीछे भी बहुत सारा ग्रामर होता है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड होता है टेक्स्ट बुक के पीछे का, तो उसमें उतना प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। हमारे पास पूरा ग्रामर का बुक है कुछ? हाँ है। है? हाँ। अभी तक पूरे नोट्स है? हम्म। ठीक है, तो तुम लोग, मैं क्या बोल रही हूँ सुनो, नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रही हूँ, वहां पे उस पे ज्वाइन कर लो। इसके जो भी नोट्स होंगे मुझे फोटो थोड़ा सेंड करना, हाँ जो रहेगा मैं आपको वहां पे सेंड कर दूंगी। सिद्धि के जो भी नोट्स है सारे सब्जेक्ट के, जो लगता है इम्पोर्टेंट रहेगा तो वो मैं सेंड करूंगी। ठीक है, नीचे व्हाट्सएप चैनल की लिंक देती है। ठीक है, ओके। तो ग्रामर आप ये सब बुक्स में से प्रैक्टिस कर सकते हो, पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर सकते हो। ना प्रैक्टिस कर लिया फिर आपको आ जाएगा, उतना कुछ है नहीं उसमें डिफिकल्ट। लाइक
तो ये तो सारे हाँ लैंग्वेजेस हाँ मराठी। हाँ ये सारे लैंग्वेजेस के लिए यही है। टाइम स्लॉट तो सेम ही रहेगा तीनों लैंग्वेजेस के लिए। मैंने स्पेसिफिक मराठी के बारे में लिखा क्योंकि उसमें राइटिंग स्किल्स और वो सब में बहुत कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा डिफिकल्टी होता है इसलिए। इंग्लिश में भी आपके बहुत से राइटिंग स्किल्स है, उसमें भी बहुत टाइम मैनेज करना पड़ेगा, तो वो सब भी थोड़ा ध्यान देके टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंग करो, प्रिपेयर करके जाओ कि आपको इतने इतने टाइम में इतना इतना कंप्लीट करना ही है। अगर आप डायरेक्शनलेस ये करोगे कि हाँ बस पेपर मिला चालू हो गए, तो वैसे कंप्लीट नहीं होगा। आपको कुछ आइडिया ही नहीं होगा ना कि हमारा पेपर इतने टाइम में कंप्लीट होगा, इतने टाइम में कंप्लीट होगा, इसलिए टाइम स्लॉट्स बना के जाओ। ओके, तो डन, सारे जो माइंड में थे सब बोल या दिया लैंग्वेजेस। ओके, हाँ अब आ जाते हैं सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नहीं, यस, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स नहीं, ये वाला फेवरेट सब्जेक्ट। अच्छा, हाँ हाँ, मेरा अभी ये तुम तो बताओ। हाँ। तो मैथ्स में भी टेक्स्ट बुक इज सुपर इम्पोर्टेंट स्टफ। टेक्स्ट बुक पहले टेक्स्ट बुक कर लो, हॉट्स के बारे में थोड़ा बाद में सोचो, ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि बच्चे हॉट्स के चक्कर में बस हॉट्स हॉट सॉल्व करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज ये सब पे ध्यान ही नहीं देते। लेकिन अगर हॉट्स में तो ऑप्शंस होते हैं आपके पास, एमसीक्यूज इसमें तो, एमसीक्यूज में तो ऑप्शन होते ही नहीं। और 2025 के बोर्ड एग्जाम में अलजेब्रा में क्वेश्चन आया था, फर्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिटरमिनेंट। डिटर्मिनेंट, आप सबको पता है कितना होता है डिग्री ऑफ द डिटरमिनेंट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट इनके टाइम पे मैंने नोट्स दिए हैं, हैंड रिटन नोट्स दिए, उसमें क्लियरली मेंशन किया था डिग्री ऑफ द डिटरमिनेंट इज 2। वो टेक्स्ट बुक में भी है, बट ठीक है। ये देखो ना मिस, इसलिए मैंने नोट में लिखा है कि टेक्स्ट बुक रीड करके जाओ। मैंने टेक्स्ट बुक में से सॉल्व एग्जांपल्स कर लिए, प्रैक्टिस सेट्स कर लिया, प्रॉब्लम सेट कर लिया, फिर हॉट्स के रेफरेंस बुक्स के ये वो ऑब्जेक्टिव्स रेफरेंस बुक्स में से कर लिए, लेकिन वो जो एक लाइन थी नीचे ऐसा लिखी हुई वो रह गई। में कोई बात नहीं, एक 4 मार्क्स का 95 मिले ना, एक हाँ 4 मार्क्स का गया होगा ज्योमेट्री मेरा में ज्योमेट्री में, हॉट्स, हाँ। और 1 मार्क्स का एमसीक्यू गया होगा तुम्हारा अलजेब्रा से। ओ ठीक है। अलजेब्रा मेरा अच्छा गया था, बस वो एमसीक्यू के वजह से हो गया। चलो, जो फेसबुक को रीड करने बोला गया है, वो जो अब ये टेक्स्ट बुक का भी मैथ्स के लिए भी वो थियोरी पढ़ा करो थोड़ा। तो फिर वही ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव्स इजी होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में उतना ये नहीं होता है। और हॉट्स, हॉट्स के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि 21 सेट्स आजकल के बच्चों का बहुत बड़ा क्रेज। 21 सेट्स मैंने भी लिया था, 21 सेट्स, क्योंकि मैं थोड़ी ऐसे थी कि 21 सेट्स, सब 21 सेट्स बोल रहे हैं, अगर आ गया तो, और मैं ही नहीं कर रही हूँ, ऐसा मैंने देखा है। मेरे को टीचर्स बोल रहे हैं कि 21 सेट्स मत करो, टेक्स्ट बुक करो, लेकिन मेरे अंदर वो एंग्जाइटी थी ना कि अगर रह गया तो इसलिए मैंने 21 सेट्स लिया, मैथ्स और साइंस का लिया। लेकिन फिर मैंने उसे खोला तो उसमें नवनीत के रेफरेंस बुक्स के ही हॉट्स थे, और उसमें इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस थे, इतने डिफिकल्ट, मेरा पूरा आधा टाइम तो उसको सोचने में ही चला जाता था। तो उस उतना टाइम फिर मैंने सोचा कि उतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं पीवाईक्यूज करती हूँ, पीवाईक्यूज के हॉट क्वेश्चंस करती हूँ, फिर प्रैक्टिस बुक्स है, फिर रेफरेंस बुक के पीछे भी बहुत ऐसा, मतलब बहुत अमाउंट में होते हैं वहां पे हॉट क्वेश्चंस, वो भी कर सकते हो। उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसको क्वेश्चन को डिकोड कैसे करना है, कैसे ये कैसे आया, यहाँ पे ये रीजन कैसे लगा। तो आप अगर कोई अलग क्वेश्चन आ भी गया, ऑब्वियसली सीसी बोर्ड में अलग ही क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं होते हॉट्स के लिए, हॉट्स के लिए। बट कुछ कुछ टेक्सचर्स भी होते हाँ हैं, तो सारे हॉट्स बाहर से नहीं होते, हाँ कुछ एक एक आधा दो आधा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, स्पेशली वो भी ज्योमेट्री। हाँ ज्योमेट्री। अलजेब्रा हो जाएगा, और डोंट वरी, अलजेब्रा हो जाता है। अगर एकदम बोलते हैं ना, बच्चों का दो एकदम पेपर छूटने के चांसेस होते हैं, एक तो मराठी और एक ज्योमेट्री, बहुत लेंदी पेपर होते हैं, मेरा भी ऐसे ही हुआ था। और फिर एक्सपीरियंस टू बी नोटेड, यहाँ पे मैंने लिखा है, गो थ्रू दी एंटायर पेपर फर्स्ट। मैंने जैसे ही पेपर मिला मैंने स्टार्ट कर दिया, और फिर मेरे पास ज्योमेट्री के लिए, पर्टिकुलरली ज्योमेट्री के लिए मेरे पास थोड़ा टाइम
पता नहीं टाइम बहुत कम बचा था और मैं एकदम पैनिक हो गई कि मेरा पेपर कैसे कंप्लीट होगा। फिर कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आया था जो पीछे था और मैंने वो देखा ही नहीं था क्योंकि मैंने स्टार्ट किया और वो इतना इजी क्वेश्चन था। फिर मैं एक ही क्वेश्चन पे अटक गई थी, मेरे को समझ ही नहीं रहा था कि इसको कैसे लिखूं कैसे लिखूं। फिर बाद में 5 मिनट बचे और मैंने वो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन देखा। फिर मैंने कुछ तो ऐसा बनाया फटाफट, मेरे को तो घर पे आके भी याद नहीं था कि मैंने क्या बनाया मतलब एग्जैक्टली। पेपर मतलब पूरा आगे पीछे देखो। हाँ, भले पहले कोई कोई पैनिक हो जाता है कि क्वेश्चन नहीं देखना है भाई, उसका डर लगता है। क्वेश्चन मत देखो, बस एक बार ऐसे पलट पलट के सब देख लो पीछे आगे कि कुछ छूटा नहीं, क्योंकि मेरा भी छूटा हाँ है पेपर पीछे, वो भी लैंग्वेजेस का, मराठी का पेपर छूटा था, बाद में बात करते हैं उसकी। पेपर देख लो भाई आगे पीछे, ये सही पहले बात है। पेपर देख लो और हाँ, क्या अगर आप पहले पेपर देख लोगे ना तो उससे क्या होगा, आपको एक ये तो दिलासा तो रहेगा कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन पे अटक गए हो तो आपको याद रहेगा कि वो कि आगे भी एक क्वेश्चन है जो मुझे आता है, तो पहले वो अटेम्प्ट करके फिर इसके पास आओ। हम्म, फिर ये हुआ, ये हो गया। और फिर ये नोट, टेक्स्ट बुक पढ़ो, एमसीक्यू नहीं छूटना चाहिए। ये फिर ऑब्जेक्टिव्स आप टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज करो, प्रैक्टिस सेट्स करो, प्रॉब्लम सेट्स करो। उसमें से कुछ भी अवॉइड मत करना क्योंकि कहाँ से कुछ आ जाए पता नहीं, और फिर बाद में रिग्रेट ना हो कि ये तो टेक्स्ट बुक में था मैंने किया नहीं, मैंने दुनिया भर का पढ़ लिया, रेफरेंस बुक्स का कर लिया, 21 सेट्स कर लिया और टेक्स्ट बुक रह गया। इसलिए पहले टेक्स्ट बुक पे ध्यान दो। हॉट्स पीवाईक्यूज 5 इयर्स का पीवाईक्यूज, फिर रेफरेंस बुक्स में भी बहुत अमाउंट ऑफ हॉट क्वेश्चंस रहते हैं, वो आप कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी पार्ट है एक्चुअली। कंस्ट्रक्शन अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो फिर आपको उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस भी इजी आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो आप ऑप्शन में अगर कंस्ट्रक्शन आ रहा है तो फिर आप कर सकते हो कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस, तो उससे अवॉइड मत करना, कंस्ट्रक्शन का चैप्टर अच्छे से करके जाना। फिर थियोरम्स, ज्योमेट्री में थियोरम्स भी अच्छे से करना। हम लोग ने तो कितने सारे थियोरम्स किए थे और एकदम वो कौन सा तो थियोरम आया था, एकदम इजी थियोरम आया था। हाँ नहीं, कोई तो सर्कल चैप्टर का आया था कोई। टेंजेंट साइड में हाँ ना। पर थ्योरम अगर ऑप्शन में निकल जाता है, बहुत बच्चों का यही है, थ्योरम हो नहीं पा रहे हैं उनसे क्योंकि इतने बड़े बड़े थ्योरम, लेकिन हो रहे तो करो, नहीं तो हाँ क्वेश्चन नंबर 3 बी में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 बी में आता है थ्योरम, उसमें होते हैं 4 क्वेश्चन, उसमें एनी टू ही करना है ना, हम्म तो ये थ्योरम होता है। तो अगर ऑप्शन है, बाकी के 3 अवेलेबल है, तो थ्योरम करना है नहीं करना है वो भी कंप्लीटली आपकी चॉइस है। तुमने किया था सब, हाँ मैंने ये सब किया था। बीपीटी, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम भी किया था। अपोलोनियस वो तो कब बोला भी नहीं तुमने, उसके मैं तो रिलेटेड वो भी एग्जाम्स करके आते गई हैं। थी। ठीक है, स्कॉलर लोगों का यही होता है कि वो सब करते हैं। चलो ठीक है, सॉल्व एग्जांपल्स भी किए थे, सॉल्ड एग्जाम्पल्स सब, सॉल्व एग्जांपल बस हम्म, थियरी देख के जाना। हाँ बस उसको एमसीक्यू खटक रहा है जो नहीं आ पाया उसको। चलो साइंस तुम्हारा फेवरेट मुझे, और ये मेरा बिल्कुल फेवरेट सब्जेक्ट है। मतलब मुझे बहुत जल्दी मुझे इसके आंसर्स वो सब बहुत जल्दी आ जाते थे तो मुझे बहुत पसंद था ये। गुड। उसमें लॉज होते हैं, लॉज, अब लॉज है ना, आप अपने बोलते हैं अपने मन से नहीं लिख सकते हो आप कुछ, अपने खुद से एक्सप्लेन, आपको समझ में आ गया लॉ लेकिन आप खुद से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, फिर वहां पे डिडक्ट करते हैं मार्क्स वो लोग। तो फिर आपको वर्ड टू वर्ड वही लॉ लिखना पड़ेगा, और लॉज एक्सप्लेन करने भी आते हैं। तो आप लॉज विद डायग्राम, कोई कोई लॉज के साथ डायग्राम भी होता है तो वो आप करके जाओ। अगर आपकी थियोरी में एक दो पॉइंट्स यहाँ वहां हो गए तो फिर मतलब एक्सप्लेन करते हो, लॉ तो आपको वही लिखना है स्टेटमेंट, वो लॉ को जब आप एक्सप्लेन करते हो तो एक दो पॉइंट या एक दो कीवर्ड्स आपसे छूट गए तो वो डायग्राम के ऊपर जाते हैं। एग्जामिनर्स विल सी द डायग्राम, डायग्राम आपका अगर प्रॉपर है, प्रॉपरली लेबल्ड है, तो फिर बहुत कम चांसेस होता है, ऐसा नहीं कि नहीं काटते वो लोग, बहुत कम चांसेस होते हैं, तो आप सेफर साइड पे रहोगे अगर आप डायग्राम भी उसके साथ करोगे। तो लॉस के साथ डायग्राम्स।
फिर डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो थोड़ा आप जब मिस एक्सप्लेन कर रही है, एक्सप्लेनेशन चल रहा है, तो आप उसके साइड में ऐसा पॉइंटर्स बना के लिखो कि ये कैसे हुआ, ये राइट हैंड थंब रूल वो सब है, उसके डायग्राम्स भी आते हैं, तो वो भी करके जाओ, फ्लेमिंग्स हैंड रूल वो सब। फिर आते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स ऑप्शन में आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स इज लाइक, अभी आप सोचोगे कि न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, हम तो बस थियोरी करके जाएंगे, न्यूमेरिकल्स बहुत हार्ड है, लेकिन एक दो चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजी है। ग्रेविटेशन के थोड़े न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें बहुत कैलकुलेटिव पार्ट है और बहुत डेसिमल में वो आता है, तो ग्रेविटेशन के आप एक बार रख सकते हो साइड में, क्योंकि उसको टाइम भी जाता है, तो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि थियोरी पढ़ना रह गया। थियरी में कभी-कभी क्वेश्चंस बहुत ऐसे ट्विस्टेड आ जाते हैं, या फिर आपने कभी सुना ही ना हो, या फिर आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा, और उसके साथ ऑप्शन में न्यूमेरिकल आया है, वो भी एकदम ऐसा एवरेज मॉडरेट लेवल का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका न्यूमेरिकल आता ही नहीं है और फिर तो थियरी कुछ ना कुछ लिख रहे हो जो आ ही नहीं रहा है। तो न्यूमेरिकल्स लास्ट चैप्टर है ना स्पेस का, वो सब स्पेस मिशन हाँ स्पेस मिशंस, उसके न्यूमेरिकल मैंने सिर्फ सुना हुआ है, सुना वो चैप्टर का नाम। स्पेस मिशन उसके भी न्यूमेरिकल्स अच्छे हैं, वो भी करके जा सकते हो, वो भी आते हैं। फिर कीवर्ड्स एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कीवर्ड्स। अब कोई कोई लोग ऐसे बोलते हैं टीचर्स की, और स्कूल टीचर्स, सबसे ज्यादा स्कूल टीचर्स बोलते हैं डाइजेस्ट के क्वेश्चन मत करो, रेफरेंस बुक के आंसर्स मत लर्न करो, उसमें आपके मार्क्स काट देंगे। उनको ऐसे दिखा कि ये रेफरेंस में कॉपी किया है, उधर ही मार्क्स कट कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक रीजन है कि रेफरेंस बुक्स में ना जैसे नवनीत या टारगेट मैंने नोटिस किया है, मतलब ऐसा कि उसमें बहुत कीवर्ड्स की कमी होती है, और एग्जामिनर्स के पास एक आंसर शीट होती है जिसमें उनके पास पॉइंटर्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं कि ये स्टेटमेंट या ये वर्ड बच्चे के आंसर में आना ही चाहिए। अब कोई थियोरी एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन हो, तो उसमें, और वो आपके एक्सरसाइज में नहीं है, वो टेक्स्ट बुक से आ रहा है, तो अब सब बच्चे तो अलग अलग आंसर्स लिखेंगे, लेकिन वो जो एक कीवर्ड होता है वो आपके स्टेटमेंट में या फिर आंसर में आना चाहिए, और वो वर्ड्स देख के ही टीचर्स एग्जामिनर्स मार्क्स देते हैं। तो फिर वही आपको हाईलाइट करना है, जो भी आप थियोरी पेपर जो भी लिख रहे हो, अपने आंसर्स को हाईलाइट कीजिए ताकि उनको ढूंढना ना पड़े और उनका वर्क एकदम इजी हो जाए। पेन से, वही पेन से हाईलाइट करना है आपको। हाँ एकदम रंगी बिरंगी पेन है। दो पेन यूज भी नहीं कर सकते, हाँ एक ही पेन रखना है आपको फर्स्ट टू एंड। तो यहाँ पे क्या है ना, टेक्स्ट बुक के आंसर जो बोलते हैं ना टीचर, नहीं सॉरी डाइजेस्ट के आंसर नहीं चलेंगे नहीं चलेगा, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें कीवर्ड मिसिंग होता है जो चाहिए एग्जामिनर को, क्योंकि एग्जामिनर के पास भी एक आंसर शीट आती है, जैसे आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है ना, उसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं एग्जामिनर को। ओके, तो आप कितना भी बड़ा आंसर लिखो, लेकिन उसमें अगर वो कीवर्ड ही नहीं है जो चाहिए, जो होना चाहिए, तो आपके मार्क्स कट हो गए ही होगे, ऐसा। हाँ इसलिए, और एग्जाम्पल के लिए मैं बोल भी सकती हूँ, मैंने ये देखा है कि डार्विन्स थ्योरी करके एक है थियोरी, उसमें फर्स्ट या सेकंड लाइन में लिखा है उन्होंने कौन सा बुक लिखा है, उसके ऊपर एकदम इम्पोर्टेंट बुक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और मैंने अभी अगर अपडेट हो गए रहेंगे रेफरेंस बुक्स तो अच्छा ही है, लेकिन मेरे टाइम पे रेफरेंस बुक्स में वो, मेरे पास दो रेफरेंस बुक्स थे, टारगेट और नवनीत का, लेकिन दोनों में वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज था ही नहीं, और मैंने पहले एग्जाम में जब वो लिखा तो मिस ने मार्क्स काट दिया, और मैं भी एकदम ऐसे गई थी, मिस देखो मैंने सेम लिखा है, एकदम सेम टू सेम। अच्छा, तुमने हाँ डाइजेस्ट का लिखा था, हाँ सेम टू सेम लिखा है मिस, मार्क्स क्यों कट किया? तो फिर वहां पे तब मुझे पता चला, इसलिए मैं अवॉइड ही करती थी कि रेफरेंस बुक्स या ऐसे कुछ बुक्स का मैं आंसर लिखूं, मैं टेक्स्ट बुक से ही हाईलाइट करके वो सब लिखती थी आंसर्स। फिर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मैंने दो लिखे हैं ऐसे, लेकिन सारे ही इम्पोर्टेंट है, मतलब वेटेज ऑलमोस्ट सबका इन दोनों का ज्यादा है वेटेज। इसमें से बड़े, हाँ साइंस 1 है ये, इसमें जो बड़े बड़े ब्रीफ आंसर्स होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली इसमें से आते हैं। कार्बन कंपाउंड्स भी बहुत तगड़ा चैप्टर है। मेटलर्जी में वो सब डायग्राम्स वो सब भी बहुत है, उसके ऊपर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो अच्छे से
इन केस आपको डायग्राम, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स है तो वो कभी बनाने नहीं आते हैं, ज्यादातर वो लेबलिंग या फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, तो वो हो गया। फिर साइंस 2 एनिमल किंगडम और माइक्रोबायोलॉजी, इसमें छोटे छोटे कीड़ों का नाम दिया है और वो कहाँ यूजफुल है, तो वो सब मुझे अच्छा लगता है पढ़ने वो सब मुझे साइंस अच्छा। लिया है ना, हाँ, तो तुमने आर्किटेक्चर कैसे बोला? मैंने साइंस के थ्रू, अभी आर्किटेक्चर आर्ट से भी कर सकते हैं लेकिन उसके टेक्निकल टर्म्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में होते हैं ना, तो ओके, फिर पीसीएम लिया है मैंने। पीसीएम, तो बी नहीं लिया है? नहीं ऐसे कैसे? तो ये डन हाँ, एक मिनट, हाँ हो गया। हो गया। कीवर्ड्स पे बस फोकस करना, कीवर्ड्स आने चाहिए आपके आंसर्स में। आंसर्स में नेक्स्ट लास्ट, एसएस, एसएस बता दीजिए। एसएस में क्या करना रहता है? मैंने तो टेक्स्ट बुक ही किया था। हाँ, टेक्स्ट बुक। लर्न कर, रट्टा वाला है, मेरे को तो समझ में नहीं आता था हिस्ट्री ज्योग्राफी कभी। तुमको समझ में? मैं तो रट्टी मारती थी मैं तो, मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी पसंद ही नहीं है, वो टाइमलाइन, डेट्स याद रखो, उनके बर्थ एनिवर्सरी याद रखो, कब लड़ाई की वो याद रखो, सब सब इसमें, लेकिन तो भी एसएससी में करना अच्छा पड़ेगा आपको नहीं, वो ये सब्जेक्ट आउट ऑफ वाले हैं, हाँ एसएस आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। हाँ, चलो बोलो, टेक्स्ट बुक तो दोनों में इम्पोर्टेंट है। टेक्स्ट बुक सब में ही इम्पोर्टेंट है, सब में ही टेक्स्ट बुक वेरी सुपर इम्पोर्टेंट। लिख देती हूँ, अच्छा लग रहा है गलत हो गया। लिखो लिखो। तो तुमने टेक्स्ट बुक किया, ऑब्जेक्ट और पीवाईक्यूज किए होंगे, चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं हाँ, उसको एक्सरसाइज के एक्सरसाइज। क्वेश्चंस। हाँ, अगर आपको बहुत ऐसा रेफरेंस बुक्स, प्रैक्टिस बुक सॉल्व करना है तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज करो, क्योंकि उसमें के क्वेश्चंस एकदम ये है कि आएंगे ही आएंगे, तो वो करना है। इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों के बारे में बात करती हूँ। ऑब्जेक्टिव्स और टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट होता है ना, उधर से आते हैं, एक्सरसाइज में से भी आते हैं, बट ज्यादा करके चांसेस है कि वो अंदर के कंटेंट से आए, तो आप प्लीज टेक्स्ट बुक रीड कीजिए, हाईलाइट कीजिए जो भी है, टाइमलाइंस याद कीजिए, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर हिस्ट्री में डायग्राम बेस्ड भी होते हैं। हाँ, डायग्राम बेस्ड इन सेंस वो डायग्राम्स आता है ना ऐसा। ओके ओके, पिक्चर वाला। हाँ क्या? हाँ, डायग्राम्स आते हैं, वो टाइमलाइन आता है, फिर वो सब आपको रेफरेंस बुक्स में मिल जाएगा। मतलब आप टेक्स्ट बुक रीड तो करोगे लेकिन आपको, अभी आपने एग्जाम दिया नहीं है, आपको पता नहीं है कि कैसा बन सकता है क्वेश्चन, आप हाईलाइट करके रख दोगे लेकिन कुछ ट्विस्टेड आ गया। फिर मेरे साथ क्योंकि ऐसा ही हुआ कि हिस्ट्री का पेपर था, मुझे आंसर पता है इसका, मैंने घर पे आके देखा तो मुझे उसका आंसर पूरा बाय हार्ट है, लेकिन मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझा, क्वेश्चन ही इतना ट्विस्ट करके आ गया कि उसमें क्या लिखूं, हो गया। फिर मैंने दूसरा अटेम्प्ट किया, लेकिन फिर ये डायग्राम वो भी टेक्स्ट बुक में से आता है, इसके लिए आप रेफरेंस बुक्स प्रेफर कर सकते हो। रेफरेंस बुक्स में बहुत, नवनीत के रेफरेंस बुक में भी बहुत सारे ये होता है डायग्राम्स। पैराग्राफ। हाँ, फिर आता है पैराग्राफ, पैराग्राफ भी आता है हिस्ट्री में। पैराग्राफ अभी यही हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक रीड करोगे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आंसर्स ढूंढने में, रेफरेंस बुक में होता है बहुत सारे पैराग्राफ्स, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे आंसर लिखना होता है उसका। फिर पीवाईक्यूज करो। पीवाईक्यूज मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि पीवाईक्यूज से आपको प्रैक्टिस रहेगा कि, और आपको आइडिया रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस रिपीटेटिव है, आप उस पे ज्यादा फोकस करो। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में तो बहुत से रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बहुत लंबे लंबे लेंदी आंसर्स होते हैं ज्योग्राफी में, वो रिवर, फिर हिमालय, वो सब बहुत बड़े बड़े आंसर्स है, तो फिर वही पीवाईक्यूज करो। हिस्ट्री का हो गया 5 इयर्स। मैप्स के लिए क्या किया ज्योग्राफी में? मैप्स के लिए टेक्स्ट बुक के अंदर जो जो लाइक हिमालय है, वो एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो सब जैसे जैसे टेक्स्ट बुक में आ रहा है ना, वैसे ही मैप पे प्लॉट करते जाओ। आपके रेफरेंस बुक्स में भी बहुत है, टेक्स्ट बुक में ही कितने सारे मैप के प्लॉटिंग्स होते हैं, वो करो पहले, टेक्स्ट बुक का कवर करो, फिर रेफरेंस बुक पे जाओ। मैंने तो खुद का मतलब ऐसा टेक्स्ट बुक से पढ़ते पढ़ते मैं प्लॉट करते जाती थी।
ओके। मैप्स हो गया। मैप में बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है कि इधर से उधर भी थोड़ा हुआ तो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो रिवर्स भाई, इधर से बहते हैं उधर, उधर से यहाँ पे बहते हैं। मुझे तो याद ही नहीं होता था, मैं तो गाने के जैसा याद करती थी उसको। ऑब्जेक्टिव्स, पीवाईक्यू। पीवाईक्यूज। और ऑब्जेक्टिव्स, आप पीवाईक्यूज जितना सॉल्व करोगे उतना आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे टाइप, कितने रिपीटेटिव है, कहाँ से कौन से वो कॉर्नर से ज्यादा आ सकते हैं, वो पता चलेगा। फिर आंसर्स, टेक्स्ट बुक आंसर्स मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्स्ट बुक्स में से ही आता है। कोई अभी तो थोड़ा ट्विस्ट होके आता है सेम ही आंसर, और कुछ बाहर से ऐसा आंसर नहीं आता। रेफरेंस बुक्स का जैसे बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स होते हैं उसमें, बहुत ज्यादा ऐसे लंबे लंबे एक एक पेज के, वो उतना कुछ नहीं आता। आप अपना बेसिक रखो, जितना उसको सिंपल रखोगे उतना आपको ही अच्छा रहेगा पढ़ाई करने में, या फिर रिवीजन बाद में करने में। ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे दिमाग में कि ये भी याद रखना है, वो भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। तो इसलिए सिंपल रखो अपनी पढ़ाई को, फॉर्मेटाइज्ड रखो, प्लानिंग के साथ करो, सब एकदम अच्छे से होगा। ओके, तो हो गया डन। पीवाईक्यूज। चलो, वेरी गुड। तो यहाँ पर एक मिनट। हाँ, तो ये था हमारे टॉपर का स्ट्रैटेजी। तो बस इतना, मतलब मुझे थोड़ा पूछना है कि तुमने पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस किया, टेक्स्ट बुक पे बहुत काम किया, ठीक है, टेक्स्ट बुक रीडिंग लगाई, पीवाईक्यू सॉल्व किए, टाइमर लगा के कभी सॉल्व किया था? हाँ, पीवाईक्यूज मैं मोस्ट ऑफ द टाइम टाइमर ही लगा के सॉल्व करती थी, लेकिन जैसे एग्जाम्स थोड़े नजदीक आने लगे तो फिर मैं गो थ्रू करने लगी, क्योंकि हाँ। मुझे बहुत कुछ पढ़ना था। मैंने पूरे मंथ का ऐसा शेड्यूल बना के रखा था कि मुझे नवनीत का, मैंने प्रैक्टिस बुक्स बहुत सॉल्व किए थे, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत ऐसा कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकती हूँ, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कर सकती हूँ उसको आंसर, ऐसा था। तो इसलिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, यस, ये है। तो पीवाईक्यूज, टेक्स्ट बुक एंड बाकी रेफरेंस बुक में कौन सी रेफरेंस बुक ली थी? नवनीत, क्योंकि टारगेट्स के ना थोड़े आंसर्स भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और कुछ अलग ही क्वेश्चंस होते हैं उसमें, तो नवनीत का मैंने थोड़ा ज्यादा ये किया था। और कितने घंटे तुम पढ़ते थे रोज डेली? इनको बताओ, पढ़ना पड़ेगा। आज कितना तारीख को ये अपलोड होगा वीडियो? 9 है ना, 10 को अपलोड हो जाएगा कल। हम्म तो तो अभी मैं बच्चे नहीं है इनके पास, इनका एग्जाम 20 यानी कि 10 दिन है, और इंग्लिश मीडियम का 23 को है। मतलब मैं शेड्यूल बना के एकदम पढ़ती थी, और मेरे को याद भी नहीं है मैं कितना पढ़ती थी, क्योंकि मैं ब्रेक ही बहुत कम लेती थी, क्योंकि इतना कम डेज बचा है, इतना सारा पढ़ना है, वो थोड़ा टेंशन टेंशन के मारे तो मैं बैठ ही नहीं सकती ऐसे। आप भी नहीं बैठोगे अगर आपको सच्ची वाला वो रियलाइजेशन होगा कि पढ़ना ही है, बोर्ड जा रहा है। तो फिर थोड़ा कम ही रेस्ट लेती थी मैं। सुबह उठती थी, फिर थोड़ा नाश्ता वाश्ता होने के बाद मैं शेड्यूल बनाती थी, इतना टाइम में मैं पीवाईक्यूज करूंगी, फिर इतने में प्रैक्टिस बुक सॉल्व करूंगी, फिर जो पहले पढ़ा है वो रिवाइज करूंगी, क्योंकि ऐसे ही बस पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, पीछे का सब भूलते जाओगे। तो रिवीजन के लिए बोलते हैं ना, एक टाइम रखो, 2 घंटे का, 1 घंटे का, उतना भी रिवाइज करोगे ना तो आप फर्म तो रहोगे कि जितना आपने पढ़ा है उतना आपको याद है। ओके, तो मतलब आपको टारगेट देना है कि ये 2 हाँ। घंटा में मुझे ये करना है, 2 घंटा में ये, क्योंकि ऐसे सोचोगे ही नहीं तो हम क्या करेंगे, पूरे दिन क्या करेंगे, वो ही करेंगे जो हम लोग सुबह लेके बैठे थे वो एंड तक देखा रात को कि यार अभी भी यही चल रहा है, कुछ हो रहा ही नहीं है। तो यू हैव टू सेट योर टारगेट कि भाई 2 घंटा इस सब्जेक्ट को देना है, 2 घंटा इसको देना है, 3 घंटा उसको देना है, 4 घंटा उसको देना है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता, नहीं है। तो ऐसा आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। ओके। बाकी तो आप ब्लू पेन यूज, आपने जेल हाँ, पेन यूज की थी कि नहीं ब्लू पेन? नहीं, ब्लू बॉल पेन। ब्लू बॉल पेन यूज की थी, ठीक है। स्टेंसिल अलाउ था तुम लोग के इसमें? हमारे मैं मतलब स्टेंसिल्स यूज कर सकते हो, वैसा कुछ है नहीं, आकृति वो सब के लिए लगता ही है हाँ, स्टेंसिल्स। तो मतलब लैंग्वेजेस के लिए कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो लैंग्वेजेस के पेपर के लिए वो डायग्राम्स वो सब आपको पेन से बनाने हैं। पेन से। हाँ, पेंसिल नहीं यूज कर सकते। ओके, ठीक है, बाकी तो ऑलमोस्ट सब हो गया है। ट्रांसपेरेंट पाउच वगैरह सब बोला था हाँ, क्या? बस। और आप जो भी पेपर्स या फिर जो भी सॉल्व कर रहे हो ना,
ये करो कि आप किसी टीचर को या फिर किसी को दिखा रहे हो जो आपको करेक्शन करके दे, क्योंकि आप खुद ही सॉल्व करोगे, खुद ही करेक्ट करोगे, तो आपको मिस्टेक्स नहीं पता चलेंगे ना आपके। तो वो मिस्टेक्स इम्प्रोवाइज करना है आपको, तो बस सॉल्व करते मत जाओ, स्पेशली थियोरी के लिए, क्योंकि वो क्या चाहिए एग्जैक्टली वो टीचर को वो आपको पता होना चाहिए। कीवर्ड्स आप अपने हिसाब से कोई कीवर्ड्स लिख दोगे ये नहीं चलेगा। अच्छा, तो अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, तो प्रैक्टिस करते जा रहे हो, बट आपको आपके मिस्टेक्स ही कोई बता नहीं रहा है और आप करे जा रहे हो, तो अगर कोई टीचर है आपके ऑफलाइन में या कोई है जो चेक कर सकता है, या तो उनसे चेक करवा लो, ऐसा बोलना है ना? हम्म, यस। बाकी कुछ सब हो गया कवर अप, सारा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है टॉपर ने, और बस अभी तो बस कुछ 10 दिन ही बचे हैं, 10-12 दिन, तो आपको पूरी मेहनत, पूरी जान लगानी है, रात-दिन एक करना है। भले कम सोए तो भी चलेगा, बट फिर से बोर्ड एग्ज़ाम नहीं आने वाला है, ये 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्ज़ाम फिर से नहीं आएगा। जो है जितना है अपना पूरा जान लगा दो, ठीक है? और बाकी तो सब अच्छे से हो जाएगा, आई होप। यस सिद्धि, यस यस ऑल द बेस्ट विश कर दो सबको। ऑल द बेस्ट। कुछ बिल्कुल ऐसा टेंशन मत लो, हो जाएगा आपसे, बस पढ़ाई करते रहो कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा तो हो ही जाएगा बोल रहे सब, ऐसा नहीं है। प्लीज कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो और थोड़ा सा ये हो जाओ, डिटरमाइन हो जाओ कि आपको करना ही है क्रैक। यस, तो यस ये था हमारे इस साल टॉपर का स्ट्रैटेजी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा होगा, एंड इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। तो यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मराठी स्ट्रैटेजी का वीडियो और संस्कृत स्ट्रैटेजी का वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है। ओके, लाइक करना, शेयर करना, बाय बाय, टेक केयर। और बस नीचे आप ज़रूर लिखना अपना टारगेट परसेंटेज। अच्छा, तुमने टारगेट कुछ सेट किया था? कितना? हाँ, मतलब मैंने एक्सपेक्ट तो किया था 95 में, लेकिन मैंने जब मेरा बोर्ड का एग्जाम्स मेरा हो गया, ज्योग्राफी का पेपर हो गया एकदम लास्ट वाला, तो मैंने मेरे हिसाब से कैलकुलेट किया था मेरा मार्क्स कि मेरे को कितना आ सकता है। मैंने अपने मिस्टेक्स ये सब ये करके तो मुझे एक्यूरेट 96.00% आया था। ओह! 96.00% मतलब सोचा था 95, 96 और वो आया। तो आपने कितना सोचा है जल्दी से कमेंट में मुझे बताओ, और उतना हम ज़रूर लाएँगे, ये वादा करो खुद के साथ, प्रॉमिस करो। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।